लेजिटिमेसी की बात हो रही है तो इज़राइल फ़िलिस्तीन के लोगों का है, इज़राइल ज्यूज़ लोगों का नहीं है। जी, डॉक्टर रिज़वी। शुक्रिया डॉक्टर रिज़वी। अ, आज की सबसे अच्छी प्रोग्रेस मैं अगर समझता हूँ वो ये है कि दुनिया भर में काफ़ी देशों में जुलूस निकल रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं इज़राइल के खिलाफ। ज़्यादातर प्रदर्शन जो हैं अमेरिका में हुए हैं, इंग्लैंड में हुए हैं, डबलिन के पास बेलफास्ट में हुए हैं। 400 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है पुलिस। मैं समझता हूँ ये एक अच्छी ट्रेंड है, अच्छी शुरुआत पहले से भी हो रहे थे लेकिन अब बड़ी तादाद पर लोग सड़क पर उतरने लगे हैं। अमेरिका में तो लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को ये भी कह दिया है कि आपने अ, धोखा दिया है आपके वोटरों के एक हिस्से को, क्योंकि आपने वोट माँगा था दुनिया में पीस लाने के लिए, आप शांति लाएँगे। इसलिए काफ़ी लोगों ने आपको वोट दिया। हमें याद रखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन का प्राय-प्राय बराबर-बराबर ही वोटिंग मार्जिन था। तो काफ़ी लोग अमेरिका में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने वायदे के मुताबिक काम नहीं कर रहे, वायदा खिलाफ़ी कर रहे हैं। अब हो ये रहा है कि इस डेटा केबल को डैमेज करने से भले ही हौती को शायद कोई मिलिट्री एडवांटेज ना मिले, लेकिन क्योंकि सिंबोलिज़्म है कि भई ये सारे डेटा कंपनी जितनी हैं ये सब अमेरिकन कंपनीज़ हैं, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिकन कंपनीज़ को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। फ़िलिस्तीन के लोगों में अगर आप वहाँ पे जाएँगे तो चाहे वो इज़राइल के रहने वाले फ़िलिस्तीन के लोग हों या गाज़ा या वेस्ट बैंक के रहने वाले फ़िलिस्तीन के लोग हों, उनके पुरखे वहीं रहते थे। अगर आप गाज़ा में जाएँगे और 100 लोगों से पूछेंगे तो उनके नाना-नानी, दादा-दादी वहीं रहते थे। तो अगर कोई धर्म की बात कर रहा है तो फिर वो सही बात नहीं कर रहा है। जबकि ज्यूज़ जो वहाँ रहते हैं आज अगर इज़राइल की पॉपुलेशन अगर 1 करोड़ है उसमें से अगर करीबन 75 लाख ज्यूज़ हैं, तो आप अगर जाके वहाँ खोज लेंगे, सर्वे करेंगे कि आपके नाना-नानी कहाँ रहते थे, आपके दादा-दादी कहाँ रहते थे, तो ये 75 लाख में से सबके ज़्यादातर के दादा-दादी, नाना-नानी इज़राइल में नहीं रहते थे। मैं आऊंगा सबसे पहले उत्तम कुमार देवनाथ जी के पास कि क्या कैसे देख रहे हैं हालात, बजाय अच्छे होने के लग रहा है कि बिगड़ रहे हैं। अमेरिका में प्रोटेस्ट बहुत तेज हो गया है, वहां पे बड़े पैमाने पे लोग अब सड़कों पे उतर आए, अब मुतालबा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप गद्दी छोड़िए, अब आपके बस का नहीं है, आप जो है नहीं चला सकते, आप पूरे मुल्क को जंग में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं और वो ऐसा हरगिज यहाँ के लोग नहीं होने देंगे। इतनी बड़ी नाराजगी। दूसरी चीज मैं देख रहा हूं कि बहरेन में जब से बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट हुआ है उसके बाद से मैं देख रहा हूं यूएई भी डरा हुआ है, सऊदी अरब भी डरा हुआ है, और वो अब्राहम अकॉर्ड, सबसे पहले अब्राहम अकॉर्ड को कबूल करने वाला अगर कोई मुल्क था तो वो बहरेन था। कैप्टन साहब वो बहरेन उसने, और वहीं सबसे ज्यादा आज प्रोटेस्ट हो रहा है, और उसके बाद धीरे धीरे प्रोटेस्ट जो है लोग अब खुल के सामने आ रहे हैं। मुझे लग रहा है यही डर है कि कहीं सऊदी की अवाम, सऊदी के अरब कहीं ऐसा ना हो कि वो उठ खड़े हो, ये डर पैदा हो गया अरबों के अंदर। बहरहाल मैं अपडेट आप हमें दें और उसके बाद फिर मैं अपनी बात को शुरू करूंगा। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, मैं सबका इस्तकबाल करता हूं। 400 से ज्यादा लोग अभी आ चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि तमाम हमारे साथी, मैं रोज कहता नहीं हूं लेकिन आज जरूर कह रहा हूं, आप अपने अपने ग्रुप में इस लिंक को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें, और जो लोग हैं वो लाइक जरूर कर दें। मैं असल में मेरी आदत है नहीं, मैं कहता नहीं हूं, लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि आप जरूर लाइक कर दें, बड़ी अच्छी बात होगी, और उसके अलावा शेयर भी कर दें। कैप्टन साहब। शुक्रिया डॉक्टर रिज़वी। अ, आज की सबसे अच्छी प्रोग्रेस मैं अगर समझता हूँ वो ये है कि दुनिया भर में काफ़ी देशों में जुलूस निकल रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं इज़राइल के खिलाफ। ज़्यादातर प्रदर्शन जो हैं अमेरिका में हुए हैं, इंग्लैंड में हुए हैं, डबलिन के पास बेलफास्ट में हुए हैं। 400 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है पुलिस। मैं समझता हूँ ये एक अच्छी ट्रेंड है, अच्छी
शुरुआत पहले से भी हो रहे थे, लेकिन अब बड़ी तादाद पर लोग सड़क पर उतरने लगे हैं। तो इन सब जगह अगर आप जाके लोगों से मिलेंगे और पूछेंगे तो 2 चीज़ें हैं। एक तो नेतन्याहू के खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं और इन्हीं जलसों में, इन्हीं जुलूसों में लोग डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नेतन्याहू को रोके। अमेरिका में तो लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को ये भी कह दिया है कि आपने अ, धोखा दिया है आपके वोटरों के एक हिस्से को, क्योंकि आपने वोट माँगा था दुनिया में पीस लाने के लिए, आप शांति लाएँगे। इसलिए काफ़ी लोगों ने आपको वोट दिया। हमें याद रखना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन का प्राय-प्राय बराबर-बराबर ही वोटिंग मार्जिन था। तो काफ़ी लोग अमेरिका में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने वायदे के मुताबिक काम नहीं कर रहे, वायदा खिलाफ़ी कर रहे हैं। वरन अब तो वो जाकर इज़राइल को और ज़्यादा हथियार दे रहे हैं, ताकि वो रोज़ गाज़ा पे और ज़्यादा भयंकर हमला कर सकें। एक और डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, टेक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है कि हूती ने सक्सेसफुल अटैक किए हैं इज़राइल के हवाई अड्डों पर और कुछ नुकसान भी हुआ है। लेकिन खास खबर जो हम अभी बोल सकते हैं वो ये है कि लाल सागर में जो अंडर वाटर सी फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती हैं, जिसके द्वारा इंटरनेट काम करता है, ज़्यादातर अमेरिकन कंपनीज़ ही हैं उसके आगे पीछे। काफ़ी सारे फाइबर ऑप्टिक्स केबल को हूती के अ, लोगों ने क्षति पहुँचाई है। आसान भी है, हूती पहले भी कर सकता था, लेकिन इतने दिनों तक उन्होंने अपने ऊपर डिसिप्लिन रखा, कंट्रोल रखा और किया नहीं। क्योंकि वहाँ पर लाल सागर में कई जगह पानी में गहराई महज 200 फुट या 300 फुट है। तो वो हूती ऊपर से एक धाव चला देते हैं और उसका जो लंगर होता है उसको नीचे गिरा देते हैं, जिसको अंग्रेजी में एंकर कहते हैं। तो वो फिर घसीटते-घसीटते समुद्र के तली में चलता रहता है और उसके हुक में ये केबल फँस जाते हैं। तो वो डैमेज किए गए हैं। उससे पश्चिम एशिया के काफ़ी सारे देशों में इंटरनेट स्लो हो गया है। साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में भी काफ़ी असर पड़ा है। पाकिस्तान में अच्छा खासा असर पड़ा है इस नेट केबल के अंडर वाटर, अंडर द सी केबल नेटवर्क के डिस्ट्रॉय होने से। तो अभी अल्टरनेट जो रूट्स हैं केबल के, वहाँ से डेटा ट्रांसमिशंस हो रही हैं। अल्टरनेट रूट्स जो हैं वो ज़्यादातर लैंड रूट्स के ऊपर से ही हैं। यानी तुर्की से या जो कि केबल है वो डेटा आता है तुर्की से सऊदी की तरफ, सऊदी से ओमान की तरफ, वहाँ से पाकिस्तान की तरफ। अब हो ये रहा है कि इस डेटा केबल को डैमेज करने से भले ही हूती को शायद कोई मिलिट्री एडवांटेज ना मिले, लेकिन क्योंकि सिंबोलिज़्म है कि भई ये सारे डेटा कंपनी जितनी हैं ये सब अमेरिकन कंपनीज़ हैं, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिकन कंपनीज़ को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो डेटा स्लो हो गया है और ये कहा जा रहा है कि ये जो केबल डैमेज है अल्टरनेट रूट से 2 दिन के अंदर यानी 48 घंटे के अंदर फिर से स्टेबलाइज़ हो जाएगी। जी डॉक्टर रिज़वी? ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये असल में एक थ्रेट थी, एक वार्निंग थी। ये शायद बताना था कि हमारे पास ये ऑप्शन है और ये हमने देखिए करके दिखाया भी। अभी थोड़ा किया है, लेकिन पूरी हम इसे डैमेज कर सकते हैं। ये एक तरीके से, क्योंकि हूती ने ये कहा था कि हम जिस तरह कि हम ऐसे हमले करेंगे, उन्होंने कहा था कि जो जिससे दुनिया जो है वो हैरान रह जाएगी। और मुझे लग रहा है कि आज की तारीख में अगर इंटरनेट लाइन काट दी जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि हाहाकार मच जाएगा और एक बहुत भारी नुकसान होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हर आदमी ऑप्शन लेके चलता है, वो भी एक एक ऑप्शन के तौर पर उसे देख रहे हैं। लेकिन कैप्टन साहब, जिस तरह से आपने बताया कि और अभी मैं भी पढ़ रहा था, जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने चीज़ों को काफ़ी जो है वो अपडेट भी किया है यहाँ पे। और जो ड्रोन से हमले किए, अभी कोई ऐसा बड़ा हमला नहीं है। ज़ाहिर है, ड्रोन से हमले 4 ड्रोन मार दिए। उनमें से एक ड्रोन जा करके एयरपोर्ट पे, जो बताया जा रहा है कि कुछ वहाँ पे नुकसान हुआ है, ऐसी खबर आ रही है।
लेकिन यहाँ एलात के निकट रेमन हवाई अड्डे पर यमन के ड्रोन हमले की वजह से नुकसान को वहां पे दिखाया गया है। और यही और हूती की तरफ से कहा गया है कि दुश्मन के हवाई अड्डे महफूज नहीं है और विदेशियों को अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें छोड़ देना चाहिए, यहाँ से चले जाना चाहिए। अन्य संवेदनशील लक्ष्य भी हमारे हमले की चपेट में है, यानी अभी वो और हमले करेंगे। अब उनका ये कहना है कि हमले रुकने वाले नहीं है। तो क्या लग रहा है कि क्या ये हमले वाकई कुछ बड़े भी हो सकते हैं? कैप्टन साहब, क्या हालात बन रहे हैं जिस तरह से हूती की तरफ से हमले के साथ साथ बयानात भी आ रहे हैं? अनम्यूट करने। अब जो बिल्डिंग के मैं फोटो देख रहा हूं, उनका जो अराइवल और डिपार्चर लाउंज है उसमें काफी नुकसान पहुंचा है। जाहिर बात है कि शायद रनवे और टैक्सी ट्रैक को हिट नहीं कर पाए हैं। तो ऑपरेशंस तो हवाई जहाज के चलते रहेंगे, लेकिन भविष्य में हूती अगर आज उन्होंने 4 ड्रोन मारे हैं तो हो सकता है भविष्य में वो 12 ड्रोन 24 ड्रोन भी मार सकते हैं। ऐसे में काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस बार ये देखा गया कि सायरन भी नहीं बजे, यानी इजराइल की जो एयर डिफेंस सिस्टम थी आमतौर पर वो ड्रोन्स को भी ढूंढ लेती है और 5 मिनट पहले से ही या 10 मिनट पहले से ही सायरन बजने चालू हो जाते हैं ताकि लोग जाकर अपने को इधर उधर छुपा सकें, लेकिन सायरन नहीं बजे थे। तो हूती जो ये हमले कर रहा है, इससे दक्षिण इजराइल में खलबली तो पैदा हो रही है, लेकिन दक्षिण इजराइल में इजराइल के कोई खास बड़े मिलिट्री बेस नहीं है। इजराइल के जितने मिलिट्री बेसेस हैं, चाहे एयरफोर्स के या आर्मी के हों, वो नॉर्थ इजराइल में लेबनान की तरफ हैं और गजा की तरफ हैं। तो जो नुकसान हुआ है, अच्छा नुकसान हुआ, अच्छा खासा नुकसान हुआ है, लेकिन इससे आईडीएफ की जो वार फाइटिंग कैपेबिलिटीज है उसमें शायद कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जी, यही कह रहे हैं कि खास फर्क नहीं। अच्छा, मैं पहले भी मैंने कहा कि उनका कोई मकसद ऐसा है भी नहीं कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दें, लेकिन उनका मकसद ये है कि ये बताएं कि ऐसा नहीं है कि हम हार गए या हम डर गए। हम डरे नहीं, उनका मकसद यही बताना है। यहाँ पे हमने 4 कहा था, 6 ड्रोन से अटैक किए गए हैं। यमन ने 4 ड्रोन दागे पहले, जिसमें से कहा गया था, लेकिन जो मारियो अखबार के मुताबिक 6 ड्रोन थे, जिनमें से 3 को जो वहां की एयरफोर्स है उसने रोक लिया, डिफेंस किया। 2 सरहद के बाहर गिरे, लेकिन नेगेव में ये गिरा। और इसमें जो रिपोर्ट आ रही, अच्छा यहाँ पे ये कैप्टन साहब, एक जो अमेरिकी जो एम्बेसडर हैं अकाबी, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमेशा इजराइल की हिमायत की है, क्योंकि गाजा जंग कोई मामूली जंग नहीं है, ये अच्छाई और बुराई के दरमियान एक आध्यात्मिक लड़ाई है। ये जो बात कह रहे हैं, हम इजराइल सरकार की वजह से इजराइल के साथ नहीं खड़े, बल्कि हम इजराइल के साथ इसलिए खड़े क्योंकि इजराइल पश्चिमी सभ्यता यानी वेस्टर्न कल्चर की बुनियाद की का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो बातें हैं, ये मजहबी इस तरह की बातें, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो समझता हूँ कि ये तो अब हार वाली बात है, क्योंकि दुनिया में जिस तरह से मुखालफत हो रही, प्रोटेस्ट हो रहा है, अब ये आध्यात्मिक की तरफ ले जा रहे हैं कि साहब ये मजहबी मामला है, ये धार्मिक मामला है, ये रूहानी मामला है। ये इस तरह की बातों से क्या नतीजा निकलता है कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब ये अवामी मुखालफत की वजह से बैकफुट पर तो है। मैं तो ये समझ रहा हूँ इस बयान से, कम से कम। कैप्टन साहब, डॉक्टर रिजवी, इस तरह के बयान जो हैं, इनका कोई सिर पैर नहीं होता, एड़ी चोटी नहीं होता, इनका कोई मतलब नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, स्टेटमेंट्स ऑफ नो सिग्निफिकेंस। ये कोई अपने दिल की भड़ास निकाल रहा है। अगर किसी को सोचना ही है तो सिर्फ 2 ही चीज सत्य है। सच बात यह है कि फिलिस्तीन का पूरा जो इलाका है वो फिलिस्तीन के लोगों का है। फिलिस्तीन के लोगों में अगर आप वहां पे जाएंगे तो चाहे वो इजराइल के रहने वाले फिलिस्तीन के लोग हों या गजा या वेस्ट बैंक के रहने वाले फिलिस्तीन के लोग हों, उनके पुरखे वहीं रहते थे।
अगर आप गजा में जाएंगे और 100 लोगों से पूछेंगे तो उनके नाना नानी दादा दादी वहीं रहते थे। तो अगर कोई धर्म की बात कर रहा है तो फिर वो सही बात नहीं कर रहा है। जबकि ज्यूज जो वहां रहते हैं, आज अगर इजराइल की पॉपुलेशन अगर 1 करोड़ है, उसमें से अगर करीबन 75 लाख ज्यूज हैं, तो आप अगर जाके वहां खोज लेंगे, सर्वे करेंगे कि आपके नाना नानी कहाँ रहते थे, आपके दादा दादी कहाँ रहते थे, तो ये 75 लाख में से सबके, ज्यादातर के दादा दादी नाना नानी इजराइल में नहीं रहते थे। ये तो 1948 के बाद उनके दादा दादी नाना नानी या कई केसेस में उनके माँ बाप 1960-70 के दशक में दूसरे देशों से इजराइल में आए। भारत से भी काफी बड़ी तादाद में ज्यूज जो हैं, जो अपने को ज्यूज समझते थे, वो इजराइल में गए और इजराइल के सिटीजन बन गए। तो अगर धर्म की बात हो रही है, अगर लेजिटिमेसी की बात हो रही है, तो इजराइल फिलिस्तीन के लोगों का है, इजराइल ज्यूज लोगों का नहीं है। जी डॉक्टर रिजवी।